हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक स्टूडेंट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए थर्ड ईयर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो थर्ड ईयर से बिलोंग करते हैं, जिनका पेपर भूगोल है, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट दक्षिण पूर्व एशिया ऑप्शनल क्वेश्चन है सेकंड सेक्शन सा का। इसमें आपका आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया सब्जेक्ट ले रखे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया वाले जिनका सब्जेक्ट है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ है। इसमें हम आपको कुछ नए मॉडल पेपर के साथ सॉल्व करेंगे, जो आपके पेपर में बार बार में प्रश्न पूछा गया है, और हर तरीके से आपको यहाँ पे समझाने का भी प्रयास हम करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात, तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि आज के मॉडल पेपर में आपका मॉडल पेपर कुछ इस तरीके से, नहीं कि आपका जो पेपर बन के आएगा कुछ इस तरीके से होगा। बीए थर्ड ईयर भूगोल ऑप्शनल दिया जाएगा, प्रश्न आपका दिया प्रश्न पत्र दिया गया है कि दक्षिणी पूर्व एशिया सा नंबर, यहाँ पे ऑप्शनल सा दिया जाएगा। इसमें आपका खंड आ से सभी प्रश्न करने होंगे, और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर होगा वो 50 शब्दों में आपको देना है। अब पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि म्यांमार में जल प्रवाह प्रणाली क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आपको यहाँ पे लिखना है कि म्यांमार में जो जल प्रवाह प्रणाली है उसके बारे में, चूँकि साउथ ईस्ट एशिया ये आपका है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी प्रश्न आपके पेपर में पूछाते हैं बड़े टफ के सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि ये आपका पढ़ने के साथ साथ आपको योग्यता भी दिखाता है कि आपको किस तरीके से आगे पढ़ना है। अब इसमें लिखेंगे कि म्यांमार की सभी नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर प्रभावित होती हैं। जो म्यांमार की नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं? पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं इरावती, चिंदाविन, मालविन, खिताग, पवन, पूर्ली इत्यादि। इरावती उत्तर पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर दो शाखाओं में बहती हैं। पूर्वी शाखा में आपको नमई तथा पश्चिमी शाखा में आपको मली, ये दोनों मिलकर इरावती कहलाती हैं, और इसकी प्रमुख सहायक है वो चिंदविन है। और इसी सहायक ने मणिपुर, यूपा और म्यांमार के उत्तर पूर्व शान पठार से सालबिन उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक तानसराम से पूर्व की से बहती हुई वर्तमान में गिरती हैं। तो ये आपकी म्यांमार की जल प्रवाह प्रणाली हो गई। फिर आता है सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न है आपका अन्नामाइट पठार की स्थिति बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, अन्नामाइट पठार क्या है, ये कहाँ पर स्थित है। अब सबसे बड़ी बात है कि यह इसमें लिखेंगे कि यह क्षेत्र मेकांग घाटी की ओर ढलुआ है। ये क्षेत्र कहाँ पे है? मेकांग घाटी की ओर, जिसमें ग्रेनाइट तथा रवेदार चट्टानों से निर्मित पर्वत जो भौम्याकृत मिलती हैं। मोंग की कई सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, जिसकी ऊंचाई आपको 500 से 1000 मीटर तक है, और इस पठार के दक्षिणी भाग में बलुआ पत्थर की प्रधानता है। धान और मक्का प्रमुख कृषि हैं, जिसमें फोनतियु तथा बोनेंग में टिन का उत्खनन होता है। तो ये आपका आ जाता है अन्नामाइट। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर कि मिदनाओं की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। इसमें लिखेंगे यह फिलीपींस का सबसे दक्षिणी एवं दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह जनसंख्या घनत्व कम तथा आर्थिक विकास का अत्यल्प हुआ है। यहाँ धान के अलावा आपको नारियल, अबाका, रबर, अनानास एवं मक्के का उत्पादन होता है। और यहाँ पे आपको पर्वतीय भाग संघन वनों से आच्छादित हैं। यहाँ कोयला, लोहा, तांबा, क्रोम, जस्ता, सीसा तथा सोने के महत्वपूर्ण निक्षेप यहाँ पे मिलेंगे। जो फिलीपींस का सीमांत आबाद प्रदेश है, ये आपको फिलीपींस का सीमांत आबाद प्रदेश है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें फोर्थ नंबर 5 नंबर है प्रश्न आपका। अब आपका फोर्थ नंबर प्रश्न है इसमें कि फिलीपींस के खनिजों का वर्णन कीजिए। अब फिलीपींस का जो खनिज का वर्णन है उसके बारे में इसमें लिखेंगे। फिलीपींस के जो खनिज हैं, इसमें फिलीपींस में विविध प्रकार के खनिज मिलते हैं, जिनमें आपको लोहा हो गया, तांबा, क्रोमाइट, निकेल। मिंदानाओ द्वीप में आपको लोहा, तांबा, क्रोम, कोबाल्ट तथा निकेल के महत्वपूर्ण निक्षेप हैं। ल्यूजो द्वीप में आपको सोना मिलेगा, सिक्वेजोर मिलेगा, मैग्नीज। जामा बेल्स में आपको क्रोम, सेबू में निम्न कोट का कोयला मिलता है, और यहाँ एस्बेस्ट और जिप्सम एवं चांदी भी प्राप्त होते हैं फिलीपींस में। तो ये आपके वहाँ के खनिज हैं। उसके बाद 5 नंबर आता है जावा के प्रकृति विभाग। जावा के जो प्रकृति विभाग है उसके बारे में इसमें लिखेंगे आप लोग। हेडिंग इसमें लिखेंगे जावा के प्रकृति विभाग। जावा का अधिकांश भाग पठारी एवं पर्वतीय है। इस द्वीप में आपका मेरुदंड, मोड़दार श्रेणियाँ
तथा ज्वालामुखी पर्वतों द्वारा निर्मित है। अतः जावा में उत्तर से दक्षिण 5 प्राकृतिक विभाग मिलते हैं। कौन कौन से विभाग हैं? फर्स्ट नंबर में आपका आता है उत्तर में समुद्र तटीय मैदान हो गया। सेकंड नंबर चूना पत्थर निर्मित उत्तरी मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र हो गए। थर्ड नंबर मध्यवर्ती ज्वालामुखी एवं मोड़दार पर्वत क्रम। फोर्थ नंबर है चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर निर्मित दक्षिणी विदीर्ण पठार। 5 नंबर आता है आपका दक्षिणी समुद्र तटीय पतली पट्टी। तो ये आपका आता है जावा के खनिज पदार्थ। अब आप इसमें जावा के प्रकृति विभाग हुए। फिर आपका आता है दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित प्रमुख देशों के नाम लिखिए, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं उसके यहाँ पे आपको नाम लिखना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो दक्षिण पूर्वी एशिया के हैं। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिखेंगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप का उप प्रदेश है जो चीन के दक्षिण भारत और बांग्लादेश के पूर्व में तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। इसका विस्तार भू मध्य रेखा के दक्षिण में 11 अंश तक फैला है। इस प्रदेश में आपको म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंपूचिया हो गया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर तथा फिलीपींस सम्मिलित हुए हैं। तो ये सारे देश आपको दक्षिण पूर्वी एशिया देश में मिलेंगे। फिर आता है 7 नंबर प्रश्न। 7 प्रश्न नंबर प्रश्न है कि थाईलैंड में खनिज संसाधन। अब थाईलैंड में जो खनिज संसाधन है वो कौन कौन से हैं? सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें लिखेंगे कि थाईलैंड में प्रमुख खनिज में टिन, वुल्फ्राम, जस्ता, सीसा एवं लोहा विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ 68 यहाँ पे आपको 68,000 टन टिन, 17,000 टन वुल्फ्राम और 3,90,000 टन जस्ता और 62,000 टन सीसा तथा 55,000 टन लौह अयस्क से ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे होता है। टिन के उत्पादन में यह इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद 3 महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ नंबर प्रश्न है कि वियतनाम के भौगोलिक प्रदेश। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब वियतनाम के जो भौगोलिक प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं इसमें लिखेंगे आप लोग वियतनाम में कि भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर वियतनाम को हम निम्नलिखित 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर में आपका आता है टोकिंग बेसिन तथा डेल्टा प्रदेश। सेकेंड नंबर आपका आता है अन्नाम प्रदेश आपका हो गया तथा तीसरा नंबर है मेकांग मैदानी तथा डेल्टा प्रदेश। ये सभी प्रदेश यूनान पठार तथा दक्षिणी चीन के क्रम में विस्तृत पर्वतों एवं पहाड़ियों द्वारा अलग किए जाते हैं। उसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां प्रश्न है इसमें आपका कि अराकानयोमा का परिचय दीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब इसमें लिखेंगे कि अराकानयोमा जिसे अराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, पश्चिमी बर्मा की एक पर्वतमाला जो उस देश और उस भारत की सीमा से निर्धारित करती है। यहाँ रखायन तट पर इरावदी नदी का जलसंभर द्रोणी के बीच में स्थित है। यह भारत व बर्मा के क्षेत्र में समानांतर चलने वाली कई पर्वतमालाओं में सबसे विशाल है, जिसमें कुछ भारत के असम, नागालैंड और मिजोरम राज्यों से भी मिलते हैं। और इन समानांतर पर्वत श्रेणियों में नागा पहाड़ियाँ भी आती हैं जो शामिल आपको जो चिन पहाड़ियाँ, पटकाई पर्वतमाला इत्यादि सब शामिल हैं। उसके बाद फिर आपका आता है दक्षिण में या पर्वत बंगाल की खाड़ी में जंगल के भीतर होते हुए आगे जाकर भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में फिर जल से बाहर उभरते हैं। तो ये आपका अराकानयोमा के बारे में समझ में आया होगा। आई होप दोस्तों ये आपका सेक्शन ए के सारे प्रश्न हमने आपको यहाँ पे एक एक करके बताया तो आपको समझ में भी आया होगा। और इसमें आपको कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप सेकेंड बार में आप पीछे करके वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है खंड बा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम अगर आप लोगों के बाद बीच में रह के इतना कुछ आपके साथ करते हैं तो आपका भी एक हक बनता है कि एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर बनता है। दोस्तों ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि आने वाले जितने भी छात्र छात्राएँ होंगे उनके लिए ये सारे जो मॉडल पेपर मैं आपको के बीच में प्रस्तुत करते हैं, ला के बना के आपके बीच में लाते हैं, वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट आपका खंडबा में केवल आपको 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आपको 250 शब्दों में आंसर देने हैं। उसके बाद में आपका आता है सेकंड प्रश्न कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की अफवाह प्रणाली
का वर्णन कीजिए। अब अफवाह प्रणाली होता क्या है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा। इसमें लिखेंगे आप लोग कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की अफवाह प्रणाली जो सामान्यतः अनुवर्ती प्रकार की है, जिसमें नदियाँ भूमि के समान ढाल के अनुसार प्रवाहित होती हैं। मुख्य भूमि का ढाल उत्तर के दक्षिणी की ओर है और यद्यपि पूर्वी भाग का ढाल पश्चिमी से पूर्व या उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर है। उसके बाद फिर आप कहता है कि म्यांमार में इरावत का उद्गम उत्तर के पटकोई बूम के पूर्व में पुंगला पर्वत है। इरावदी उत्तर में उद्गम से दो शाखाओं में निकलती हैं, जो पूर्वी शाखा में आपका नमई तथा उद्गम जैसे कहते हैं हम थाला, तथा पश्चिमी शाखा में आपको मली। ये दोनों शाखाएं माना फोर्ट मिलकर आगे इरावदी बन जाती हैं। जो इरावदी नदी की सहायक नदी जो है वो चिंदबिन सहित उत्तरी पर्वत श्रेणी से निकलकर दक्षिणी की ओर प्रवाहित हुई जो मर्दवान की खाड़ी में गिरती हैं। थाईलैंड की पूर्वी से सीमा और मिकांग मध्य भाग में मीनाम नदी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जो थाईलैंड की खाड़ी प्रशांत महासागर में गिरती हैं। मीनाम थाईलैंड की महत्वपूर्ण नदी हैं, जो थाईलैंड के उत्तर मीनाम की कई धाराएं हैं, जो पूरब से पश्चिम क्रमशः मीनान, मियोंग, मीपिंग, जो मोनांग के पास मिलकर आगे मीनाम करती हैं, यानी कि मीनाम कहलाती हैं। मीनाम का मतलब होता है दोस्तों, इसमें जो इस नदी का नाम है मीनाम का मतलब है, मी का मतलब मदर होता है नीमा, और नेम का मतलब होता है जल, वाटर, तो इसी के नाम से ये प्रवाहित होती हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया के समस्त द्वीपीय देशों के मध्य पर्वत श्रेणियाँ जो रीढ़ का आकार जैसी, जिन से रीढ़ द्वीपों पर छोटी छोटी नदियाँ प्रवाहित कर चतुर्दिक प्रवाहित होती हैं। यहाँ की जल प्रवाह प्रणाली आर्य जिसे कहते हैं रिडायल। यहाँ की प्रमुख नदियाँ सवई यानी कि सौगाई काम्पर और समगाई इंदिरागिर, वातंग, हरी, मूस आदि हैं। और यहाँ छोटी छोटी नदियाँ द्वीप दोनों और तटों की ओर प्रवाहित होती हैं हुई सागरीय जल में समाहित हो जाती हैं। सुमात्रा, जावा, बोर्निया आदि सभी बड़े द्वीपों की यह स्थिति, जिनकी भूमि का ढाल मध्यवर्ती उच्च भूमि से बाहर की ओर की विभिन्न दिशाओं में है। तो ये आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया की अफवाह प्रणाली की वर्णन। उसके बाद फिर आपको आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया गया है इसमें कि म्यांमार में यानी कि म्यांमार में औद्योगिक विकास का वर्णन कीजिए। अब इसमें लिखेंगे कि 1950 ईस्वी में म्यांमार में दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों की तुलना में न्यूनतम औद्योगिकरण हुआ था। यहाँ कुल राष्ट्रीय उत्पादन 12% उद्योग से प्राप्त होता है। उद्योग प्रधानता कच्चे पदार्थों का परिष्करण से संबंधित है। कुल औद्योगिक श्रमिकों जो 50% चावल मिलों में और 11% लकड़ी चीरने की मशीनों और 12% तेल के मिलों में है। उसके बाद में फिर ये आपको जिसमें सीमेंट हो गया, जूट हो गया, जिसे थर्माइट कहते हैं, ईस्ट एवं खपरेल औसत के तथा चीनी के कारखाने उल्लेखनीय हैं। अब रंगून क्षेत्र में आपको रंगून में विद्यमान लकड़ी चीरने के कारखाने मिलते हैं। एक बड़ा चावल का कारखाना, सोयाबीन दूध कारखाना इत्यादि, मछली को डिब्बा बंद करने का कारखाना भी स्थापित है। सेकंड नंबर है कि उद्योग के केंद्रीकरण का दूसरा नगर मध्य घाटी स्थित में म्योनयान, जो कलेवा, कोयला खान, बालूयांग तथा जल विद्युत केंद्र के मध्य पेट्रोल क्षेत्र के निकट मांडली 100 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिमी के इरावदी के किनारे बसा है। यहाँ जस्ता पिघलाने से तथा प्रसंस्कृत करने तथा सल्फ्यूरिक अम्ल एवं उर्वरक उत्पादन रासायनिक कारखाने हैं। थर्ड नंबर आता है कि तीसरा औद्योगिक क्षेत्र अरकान योमा में स्थित है, जो पोन म्यून केंद्र है। यहाँ सैंगदीन विद्युत केंद्र में प्राप्त ऊर्जा के आधार पर बांस की लुगदी तथा कागज, कास्टिक सोडा एवं क्लोराइड के कारखाने से स्थापित किए गए हैं। फिर आता है यातायात के लिए इरावदी नदी सबसे बड़ी परिवहन साधन है, जो मुहाने से 1400 किलोमीटर दूर भागों तक परिवहनीय है। इरावदी डेल्टा में 3240 किलोमीटर परिवहनीय जल प्रणाली, शालबिन और चिंदबिन में कुछ दूर तक परिवहनीय है। तो उसका फिर 43 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग से अधिक
और 45 किलोमीटर लंबी सड़क, मोटर लायक सड़कें इत्यादि ये से अधिक आपको मिलती हैं। म्यांमार में उद्योग, यातायात, आंतरिक तथा व्यापारिक विदेशी व्यापार, संदेश के साधन और राष्ट्रीयकरण को लिया गया है। तो ये आता है म्यांमार के औद्योगिक विकास। फिर आता है 4th नंबर, वियतनाम के प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। अब इसमें लिखेंगे यानी वियतनाम के जो प्राकृतिक स्वरूप है वो कौन कौन से हैं। इसमें आप आएगा कि वियतनाम लगभग 1600 किलोमीटर उत्तरी दक्षिणी लंबा यानी हसिया की आकृति का देश है, यानी कुछ इस तरीके से फलता है। इस प्रकार 4 प्राकृतिक प्रदेश एवं उच्चावच स्पष्ट रूप से है। उत्तरी में सोंगकाई डेल्टा, इसको 3 ओर से घेरे हुए पर्वतीय पहाड़ी प्रदेश। 2nd नंबर, दक्षिणी छोर पर स्थित मेघाग डेल्टा अपेक्षाकृत। 3rd नंबर, इन दोनों के मध्य उत्तर में दक्षिणी संकीर्ण अन्नाम समुद्र तटीय पट्टी। और 4th नंबर, उससे लगी अन्नामाइड श्रेणियों का विस्तार। यानी डेल्टा क्षेत्र अत्यंत समतल प्रदेश है और समुद्र तट में 1 या 2 मीटर ऊंचा है। सेंकाई डेल्टा सोंग नदी के जलोढ़ से बना है, जो अधिक लाल अवसाद प्रभावित करने के कारण लाल नदी कहलाती है। यूनान पठार एवं दक्षिणी पठार पहाड़ी सिलसिले के से निकलकर रेड नदी यानी उत्तरी सीमा पर फैली है तथा चीन में वियतनाम को अलग करते हैं। चीन से जो वियतनाम को अलग करती है। दूसरी पर्वतीय शाखा रेड नदी जो बेसिन को मेकांग घाटी से अलग करती है, जिसकी चोटियाँ उत्तर के लाओस सीमा में लगभग 2000 मीटर से ऊंची और अन्वर्ती पठार जो 12 से 1500 मीटर ऊंची है। अन्नाम गेट एक ऐसा ऊंचा दर्रा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी अन्नाम को एक दूसरे से जोड़ता है। रिह्यू और दमांग के मध्यकाल दे नुआजेस भी एक ऐसा ही लगभग 500 मीटर ऊंचा दर्रा है। वस्तुतः मुख्य श्रेणियों के कारण यातायात अत्यंत कठिन है। अन्नाम एवं लाओस एक दूसरे से सर्वथा अलग हो जाते हैं। इसमें आपको अलाव दर्रा द्वारा ह्यू तथा मेकांग पर स्थित सामान्य खेत के मध्य यातायात होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर जाएगी, दक्षिण पूर्व एशिया के प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो हमने ये आपको बता ही दिया। 6 नंबर है कि मलेशिया में रबर के उत्पादन एवं विवरण को समझाइए। अब मलेशिया के जो रबर उत्पादन है और इसका वितरण क्या है इसके बारे में यहाँ। अब इसमें आपका आएगा 5 नंबर कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वियतनाम हमने आपको बता दिया। इसमें लिखेंगे कि प्राकृतिक तत्व दक्षिण पूर्वी एशिया के प्राकृतिक स्वरूप हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना था कि प्राकृतिक तत्वों में जलवायु के समरूपता दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वप्रधान है। यद्यपि हिंदेशिया तथा मलेशिया में वर्षा का जो वार्षिक वितरण है विषुवतीय रेखा जलीय के समान है, फिर भी संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया की जलवायु मानसूनी जलवायु से अधिक निकट है। सर्वत्र प्रचलित पवनों का जो ऋत्विक परिवर्तन है वो 2 स्पष्ट आर्द्र तथा शुष्क अथवा आर्द्र एवं अपेक्षा के शुष्क ऋतुएं मिलती है और इस प्रदेश में दक्षिणी एशिया की अपेक्षा वर्षा की मात्रा एवं अवधि का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन पूर्वी एशिया की तरह शीत ऋतु की कठोरता मिलती है। यहाँ आंतरिक पठार और सकरे तटीय मैदानों की प्रधानता है और इस प्रखंड में वर्ष भर उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन वनों के विशाल क्षेत्र मिलते हैं। सिर्फ वियतनाम में कुछ क्षेत्र 30% से कम अवानाच्छादित हैं। म्यांमार, लाओस, कंपूचिया में कुल क्षेत्रफल का 30 से 60% तथा थाईलैंड में और मलेशिया, इंडोनेशिया एवं फिलीपींस में 60% से अधिक क्षेत्र पर वनाच्छादित है। अधिक वर्षा के कारण नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों तथा जावा में ज्वालामुखी उद्गार से बनी मिट्टियों को छोड़कर सर्वत्र मिट्टी अत्यधिक अपेक्षालित हुई हैं। परिणाम स्वरूप जैसे मृदा अनुपजाऊ, नदी घाटियों में ही कम वन तथा उर्वर मिट्टी का संयोग और फिलीपींस एवं म्यांमार में कुल क्षेत्रफल जो 21 से 40% तक, लाओस के अतिरिक्त अन्य देशों में 10 से 20% से क्षेत्र कृषिगत है। लाओस में केवल 10% भूमि कृषिगत है। उसके बाद फिर आपका आता है मलेशिया में रबर के उत्पादन एवं वितरण को समझाइए। अब आपका आता है मलेशिया में रबर के उत्पादन। मलेशिया एक पहाड़ी प्रदेश है जहाँ के कुल क्षेत्रफल 16% भाग पर कृषि की जाती है। नदियों के मैदानी भागों की कांप मिट्टी जिस पर जलवायु राख
की परतें मिलती हैं। कृषि के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। मलेशिया में लगभग 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। बागायती फसलों की दृष्टि से मलेशिया महत्वपूर्ण देश है। रबर के उत्पादन में दक्षिणी पूर्वी एशिया से मलेशिया का प्रथम स्थान है। यहाँ की भूमध्य रेखीय जलवायु रबर उत्पादन के लिए अनुकूल है। कुल कृषि में 60% भाग पर अर्थात यानी 19 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगभग कृषि की जाती है। यहाँ रबर के निम्न उत्पादक क्षेत्र हैं। नंबर 1 मलाया प्रायद्वीप आपका आ जाता है। इसमें आपको लिखना है कि उत्तरी पश्चिमी तट से दक्षिणी तट तक 70 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में रबर का उत्पादन है। फिर आता है केदाह राज्य, यह मलाया का सर्वाधिक रबर उत्पादन करता है। थर्ड नंबर सरावाक, पश्चिमी तटीय मैदान भाग में प्रमुख रबर उत्पादक क्षेत्र है। फिर आता है साबा, यहाँ यानी कि किनबालू पर्वत की निचली घाटियों में रबर का उत्पादन होता है और मलेशिया विश्व का 48% रबर का उत्पादन करता है। यानी मलेशिया की लगभग 40% जनसंख्या रबर की कृषि तथा इसमें संबंधित उद्योग में लगी हैं। यहाँ रबर की कृषि के बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं। तो यानी कि ये था आपका 6 नंबर रबर के उत्पादन के बारे में। उसके बाद फिर आपका आता है खंड सा। खंड सा में केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 5 शब्दों में देना है। 7वां नंबर प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया के आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका का वर्णन कीजिए। 8 नंबर प्रश्न है आपका इंडोनेशिया यानी हिंदेशिया, जो इंडोनेशिया उसे हम हिंदेशिया कहते हैं, हिंदेशिया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। 9 नंबर प्रश्न है सिंगापुर का सामान्य परिचय दीजिए तथा उद्योग धंधों पर प्रकाश डालिए। 10 नंबर प्रश्न है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में खनिज संसाधनों पर और ऊर्जा संसाधनों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपको हम 2-2 प्रश्न करके अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी और आपको बोरियत फीलिंग नहीं होगी और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर लेंगे। तो ये था मॉडल पेपर और खंड सा का लॉन्ग होगा प्रश्न, इस वजह से हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी आ जाएगी। और अगली वीडियो में हम आपको कुछ नए प्रश्नों के साथ और इसी में आपको कुछ अलग तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपका शॉर्ट हो जाएगा और अच्छे से आपको अंक भी प्राप्त होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। और अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त करते वीडियो भी दे सकते हैं। इसी के साथ अगली वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।